नमस्कार मित्रों, बड़े लेखक जो होते हैं जिन्हें हम कालजयी कहते हैं, उनके बारे में हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन हर चर्चा के बाद लगता है कुछ पशु पहलू छूट गए हैं। और हमें चाहिए कि वक्त रहते, समय रहते, होशवास रहते, कायम रहते हम लोग उन जानकारियों को एक बार फिर से बांट लें। हमने कभी ये विवरण नहीं पढ़ा कि प्रेमचंद के अंतिम लम्हे, अंतिम क्षण या उनके दिवंगत होने के बाद की स्थिति क्या थी परिवार की, हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी दूसरी पत्नी, क्योंकि पहली का देहांत हो चुका था, दूसरी पत्नी शिवरानी विधवा थी और विधवा से प्रेमचंद ने इसलिए भी विवाह किया था कि वो एक सामाजिक सरोकारों में ये प्रभाव भी देना चाहते थे कि विधवा विवाह के विरुद्ध जो समाज है वो गलत है, वो ठीक नहीं है। और शिवरानी में उन्हें बौद्धिकता भी काफ़ी हद तक दिखाई दी और शिवरानी जो है वो मुख्य रूप से उनके जीवन का एक हिस्सा बन गई। और बाद में शिवरानी ने एक पुस्तक भी लिखी, प्रेमचंद घर में, और वो पुस्तक वस्तुतः इस लेखक के जो भीतरी जो एक मानस था उसकी एक बिल्कुल जीती जागती तस्वीर उस पुस्तक के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। मित्रों, मुंशी प्रेमचंद की दो तीन बातें दोहरा लेते हैं। सबसे बड़ी बात थी उनकी अंतिम समय की, जब उनका शरीर जवाब दे गया और अंतिम सांसें टूट गईं, तो उस वक्त सबसे बड़ी दारुण स्थिति शिवरानी की थी। शिवरानी उनके शव को गोद में लिए बैठी थी और दहाड़े मारकर उस दिन अपनी बौद्धिकता के बावजूद वो रोई, उसने विलाप किया। और उसके विलाप का एक ही जो विलाप के पीछे जो एक ही बार बार वो बात को दोहराए जा रहे थे, विलाप का एक ही आधार था कि इस व्यक्ति ने मेरा वैधव्य समाप्त करने के लिए मुझसे विवाह किया और आज फिर मुझे विधवा करके ये छोड़ चला है, ये कहाँ का न्याय है। और ये भी एक विचित्र जो स्वाभाविक था, उस वक्त जयशंकर प्रसाद भी वहाँ प्रस्तुत थे और प्रसाद के अलावा कुछ अन्य लेखकगण 4-5 ही होंगे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो पहुँच चुके थे। ये ठीक है, अगले दिन शव यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, लेकिन उस वक्त अंतिम स्थिति में बस 2-4 लेखक मौजूद थे। सबसे ज़्यादा उस वक्त जयशंकर प्रसाद की हालत बुरी थी। प्रसाद और प्रेमचंद में अगाढ़ स्नेह था, बड़ा प्यार था और वो चर्चा परिचर्चा में भी बहुत ज़्यादा भागीदारी किया करते थे और बहुत सारी बातों को अच्छे तरह से छाना करते थे, सामाजिक मुद्दों को। विशेष रूप से जब प्रेमचंद अपनी संतानों के पास रहने के लिए अंतिम दिनों में वहाँ बनारस में आ गए, तो उसके बाद प्रसाद से इनका स्नेह और भी बढ़ गया और दोनों लेखकीय मुद्दों पर, रचना प्रक्रिया पर और इन बातों पर ज़्यादा चर्चा करते थे बनिस्बत खाने पीने की, और को बातों पर नहीं चर्चा होती थी ज़्यादा। और उन दिनों सबसे बड़ा आघात शिवरानी के बाद किसी को लगा तो वो जयशंकर प्रसाद को लगा। और प्रसाद उस दिन के बाद उन्होंने खाट पकड़ ली थी और 6 महीने नहीं काट पाए। 6 महीने के बाद उन्होंने भी अंतिम सांस ले ली। उनके सभी मित्र मंडली के लोगों का यही कहना था कि इनको प्रेमचंद का जो है अलगाव, प्रेमचंद से जो दूरी थी वो इनको सहन नहीं हो पाई। और उस दिन के बाद ये निरंतर घटते गए, मौन रहने लगे और मौन रहने के बाद आखिर इन्होंने भी अंतिम सांस ले ली। और मित्रों, प्रसाद, कामायनी के प्रसाद, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक लिखने वाले प्रसाद, आंसू, लहर, झरना, न जाने क्या क्या उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने की जो बहुत सारी कृतियां हैं वो हमें दी। अब तक उन पर चर्चा होती रहती है, पूरा विश्व उन पर चर्चा करता है, सिर्फ हम नहीं करते। और उम्र केवल 48 बरस। और प्रसाद क्योंकि जब इनसे मिले थे प्रेमचंद जी से, तब तक उनके समृद्धि भी आ गई थी थोड़ी बहुत। हालांकि उनकी जो प्रारंभिक जीवन था वो भी बड़ा संघर्षमय था, लेकिन तब तक 4 पैसे भी आ गए थे और वो स्थिति में भी हो गए थे कि वो किसी की सहायता कर सकें। और उनके बारे में एक बात तो ये कही जाती थी कि अक्सर कोई साहित्यकार छोटा मोटा अगर उनके पास चला जाता हिम्मत बटा के कि मेरे ऊपर ये संकट आया है या मैं इस संकट में से गुजर रहा हूँ, मैं अपने परिवार के किसी प्रिय सदस्य का इलाज नहीं करवा रहा, या कोई ऐसी बात संकट लेके आता है, या किसी की बेटी की शादी है और उसे
जो विवाह का जो खर्च है उसका जुगाड़ नहीं हो पा रहा। तो प्रसाद जी मुंह फेर के अपनी दरी कहा यह जाता है कि दरी उठा देते थे कि भाई इसमें पैसे पड़े हैं, जितने तुम्हें ज़रूरत है उतने अभी ले जाओ, बाद में ज़रूरत पड़े फिर आके ले लेना, लालच मत करना। और वह व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता पूर्ति के बाद चला जाता वहाँ से, और उसकी जितनी भी ज़रूरत थी वो प्रसाद की अर्जित की गई कमाई से उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। और ऐसा एक उदाहरण नहीं था, बल्कि ऐसे सैकड़ों उदाहरण थे। और शायद यही कारण था कि एक मंदिर भी वहाँ पर बनारस में जयशंकर प्रसाद के नाम से मंदिर भी निर्मित है। मंदिर उन्होंने खुद स्वयं बनवाना शुरू किया था, शिव का मंदिर, लेकिन ये नहीं था उनके मन में कि वो अपनी स्मृति बना रहे हैं, लेकिन बाद में ये उन्हीं के नाम को समर्पित हो गया। आज भी कभी आप जाएं बनारस के मंदिरों को देखने तो वहाँ जयशंकर प्रसाद का मंदिर ज़रूर देखाएं। और मित्रों, इन दोनों की जो दोस्ती थी मित्रों, उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें आपसे बांट लेता हूँ। मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी बातें नई नई आपके सामने आती रहेंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंशी प्रेमचंद के नाम 3 नाम अलग अलग रूप में आए। पहला नाम जो था वो बिल्कुल अलग था, धनपत राय श्रीवास्तव ये मूल नाम था जो उनके रिकॉर्ड में, उनके जो सरकारी दस्तावेज़ों में होता था। और लिखने लगे तो उनको लगा कि ये बात बनती नहीं, धनपत राय श्रीवास्तव ये जाति बोधक है, तो नाम बदल कर नवाब राय रख लिया। नवाब राय इसलिए कि नवाब बचपन में बाप कहा करते थे नवाब, तो नवाब राय नाम रख लिया और नवाब राय के नाम से लिखने लगे। और इसके बाद ज्यों ज्यों देखा कि इनकी रचनाएं जो हैं वो विवादास्पद बनती जा रही हैं, सरकारों को सहन नहीं हो रही पुस्तकें, सोज़े वतन जैसी पुस्तक इनकी जला दी गई। और 1909 की बात है शायद, सोज़े वतन जब पुस्तक जला दी गई। जब ये सोज़े वतन पर प्रतिबंध लगा तो सबसे पहले सरकारी कारिंदों ने प्रेमचंद के घर पर ही छापा मारा, और वहाँ से 500 प्रतियाँ वहाँ से मिली। बाकी जहाँ जहाँ से मिली वो तो एकत्र कर ली गई, 500 प्रतियाँ वहाँ से मिली, और सारी प्रतियाँ इकट्ठी करके एक चौराहे पर लाकर उनको आग लगा दी गई। तो आदमी कैसे टूटता है भीतर से, इस बात का भी अनुमान लगाइए। लेकिन इसके बावजूद ये है कि जो लेखक होता है वो ऐसे टूटता भी नहीं है, उसे टूटन में भी एक नई सृजनशीलता की प्रेरणा मिलती है, नई क्रिएटिविटी उसके सामने जागरूक होती है, और उसके बाद फिर ये जागरूक होकर लिखने में लग गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मित्रों 15 साल की उम्र में ये नौकरी करने पर मजबूर होना पड़ा इन्हें। नौकरी भी कहाँ मिली, एक बुक शॉप में, शायद पहले भी हम बात कर चुके हैं, फिर दोहरा लेते हैं इन बातों को। और बुक शॉप में नौकरी इन्होंने इसलिए पसंद की कि इसी बहाने से किताबें पढ़ने का जो शौक़ है वो पूरा हो जाएगा। और वहाँ पर पहले थोड़ा सा बाइंडिंग का काम करते रहे, फिर सफाई का काम मिला, लेकिन ये नहीं है कि वहाँ इन्हें सम्मानजनक कोई काम मिला, लेकिन शौक़ पूरा हो गया किताबों की दुनिया से एक संबंध जोड़ने का। तो उस नाते से ये लोग ये अपना ज़िंदगी चलाते रहे, और नौकरी लगी भी। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का पद उन दिनों अच्छा माना जाता था, लेकिन अब आदर्शवाद जहाँ सिर पे सवार हो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। 1921 में जब बापू ने लोगों से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान कर दिया, तो ये श्रीमान जी भी अपने आदर्शवाद की खातिर सरकारी नौकरी छोड़कर गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गए। और बहुत कम जानते हैं, ये भी शायद आपकी जानकारी में, मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है, कि प्रेमचंद ने फिल्मों में भी अपना भाग्य आजमाया, और एक फ़िल्म की इनको स्क्रिप्ट भी मिली, और वो फिल्म थी श्रमिकों के ऊपर, नाम था मज़दूर। ना सिर्फ स्क्रिप्ट बल्कि उसके साथ साथ इनको वहाँ नौकरी भी मिल गई, और हर महीने एक पगार तय हो गई। अजंता सिनेटोन नामक एक फिल्म निर्माता कंपनी थी जिसने इनको नौकरी पे ही रख लिया कि आप लिखते रहो हमारे लिए और हम फिल्में बनाते रहेंगे। अब मज़दूर फिल्म जब बनी और जब अंतिम अभी चरण में ही थी, उसके प्रोमो पर चर्चा बहुत होने लगी, और चर्चा होते ही कोई व्यक्ति गया अदालत से जाके स्टे ले आया कि ये तो काम बंद कराने और मज़दूरों को भड़काने वाली उत्तेजक कार्रवाइयाँ करता है सरकार के विरुद्ध। ये इसकी जो फिल्में हैं वो इस तरह से ये ज़्यादा माहौल को हिंसक बनाएंगी और उत्तेजना का माहौल फैलाएंगी, और इससे जो है काम धंधे ठप होने का ख़तरा है। पाबंदी लगा दी गई।
और बाद में पाबंदी के बाद मित्रों ये हुआ, जब प्रतिबंध लग गए तो उसके बाद इस फिल्म बन तो गई, लेकिन फिल्म का प्रदर्शन पहली बार लाहौर में किया गया। लाहौर में किया गया तो वहाँ भी वही स्थिति, बॉम्बे वाली स्थिति वहाँ भी आ गई, वहाँ भी लोग खड़े हो गए। जो उद्योग कर्मी थे, जो उद्योगों वाले थे, जो उद्योगपति थे, उन्होंने वहाँ भी न्यायपालिका की शरण ली और वहाँ भी इस पर प्रतिबंध लग गया। और इसकी एक हास्यास्पद जो परिणति है वो मित्रों ये हुई कि इसी फिल्म और इसी कथानक पर प्रेमचंद के अपने प्रेस में भी उनके वर्कर्स ने हड़ताल कर दी। मुद्दा वही, और हड़ताल इसलिए की गई कि हमें कई दिनों से वेतन नहीं मिला, इतने महीने से वेतन नहीं मिला। तो वही जो अपनी कृति जो प्रेमचंद ने जीवन में संघर्ष के बीज बोने के लिए लिखी थी, उसी कृति की जो स्क्रीन अपना जो उसी का जो एक प्रकार से आलेख था, वो आलेख उनके अपने ही संस्थान के लिए भी एक घातक सिद्ध हुआ, और उसके बाद उनका प्रकाशन जो है कभी उभर नहीं पाया। तो मित्रों, ये बड़े लोग हैं, इनकी जितनी भी चर्चा कर लेंगे उतनी कम लगेगी। धन्यवाद।